ईगल गैंग और बिच्छू गैंग का नाम सुना है? तो आज की हमारी कहानी यानी केस लॉ में भी दो गैंग्स हैं, कुछ मर्डर्स हैं एंड एज यूजुअल एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ लॉ है। वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की। इस कहानी में शुरुआत में होता है एक गांव। इस गांव में दो गैंग्स हैं। एक गैंग का नाम है मानसिंह गैंग और दूसरी जो गैंग है उसका नाम है चरण गैंग। मानसिंह गैंग और चरण गैंग इन दोनों में राइवलरी है, दोनों में बड़ी दुश्मनी है। और चरण गैंग के दो लोग बांके और आसाराम ये चले जाते हैं पुलिस के पास और हर चीज जो मानसिंह गैंग ने करी है उसके बारे में एविडेंस दे देते हैं कि मानसिंह गैंग ने चोरी करी, डकैती करी, ये किया वो किया, ये सारी खबर जाके पुलिस को दे देते हैं। अब मानसिंह गैंग को आता है बड़ा गुस्सा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी चुगली करो, वो भी सीधे पुलिस को जाके। तो मानसिंह गैंग इन दो लोगों को मारने की प्लानिंग कर लेता है। जिस दिन का ये समय चुनते हैं उस रात को वहां पे होता है एक म्यूजिक कॉन्सर्ट, गांव में जिस तरह होता है। अब क्योंकि ये गांव की बात है इसीलिए इस म्यूजिक कॉन्सर्ट को आप वैसा इमेजिन मत करना कि बहुत सारी लाइट्स है और ये सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं था। अंधेरा रहता है, सिर्फ मूनलाइट रहती है और कुछ गैस लैंटर्न्स रहते हैं जिससे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। तो इस अंधेरे में मानसिंह गैंग निकलती है बांके और आसाराम को मारने के लिए, क्योंकि बांके और आसाराम उसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में है। अब जब ये गैंग पहुंचती है तब बांके जो था उसे ये गोली मारना शुरू करती है। बहुत सारे लोगों को गोली लगती है, बांके को भी गोली लगती है, मरता नहीं है लेकिन। और आसाराम भाग जाता है एक घर के अंदर छुपने। तो आसाराम को कुछ भी नहीं होता। अब जब कुछ लोग मर जाते हैं तब मानसिंह गैंग ये चेक भी तो करेगा ना कि कौन मरा कौन बचा, क्या ये दोनों लोग मर गए। एक डेड बॉडी पलट के देखते हैं और कहते हैं कि देखो आसाराम भी मर गया, आसाराम जिंदा है अभी, ठीक है। ये डेड बॉडी पलट के कहते हैं कि आसाराम मर गया। जो मरने वाला व्यक्ति था उसका रियल नेम था भरत और उसकी शक्ल कुछ आसाराम जैसी मिलती जुलती होगी। तभी मानसिंह गैंग को ये गलतफहमी हुई। क्योंकि आसाराम और बांके दोनों बच गए हैं इसीलिए एक पुलिस केस स्टार्ट होता है अगेंस्ट द मानसिंह गैंग। अब मानसिंह गैंग का ये जब ट्रायल चल रहा है तो इस दौरान दो पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर ये पूरा केस बेस्ड है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सेक्शन 162 सीआरपीसी का। ध्यान रखना, ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस ने जो बयान लिए थे विटनेसेस के, वो बयान आप सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ये बयान यूज नहीं हो सकते। ठीक है, इजी है, समझ आया। सेकेंड है सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये कहता है कि अगर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ सवाल पूछने हैं तो आप ऐसे ही पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन करना है तब आपने जो सवाल पूछे थे पहले, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो बयान रिकॉर्ड किए थे, रिटर्न में रिकॉर्ड किए थे, उन्हें आपको दिखाना भी पड़ेगा। उसके बाद ही आप कॉन्ट्राडिक्शन के लिए सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। ट्रायल चल रहा है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जो वकील है मानसिंह गैंग का, वो विटनेस से पूछता है, आई विटनेस से पूछता है कि ये बताओ, क्या तुमने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये नहीं बताया था कि जो मरने वाला व्यक्ति है भरत, उसकी शक्ल आसाराम से मिलती जुलती है? और दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये है, क्या तुमने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये नहीं बताया था कि जो कॉन्सर्ट हो रहा था, म्यूजिक कॉन्सर्ट, वहां पे गैस लैंटर्न्स भी थे? इन दोनों ही सवालों को सेशन कोर्ट खारिज कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है एंड इन्वेस्टिगेशन में दिए गए बयानों को आप सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हो, यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। इसीलिए इन दोनों सवालों को खारिज कर देता है और मानसिंह गैंग को सजा सुना देता है। हाई कोर्ट इन्हें बरी कर देती है। फिर होता है सुप्रीम कोर्ट में केस। सुप्रीम कोर्ट में जाती है इनकी अपील और सुप्रीम कोर्ट फिर से इसका पूरा एविडेंस रीइवैल्यूएट करता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन की तरह सवाल पूछे जाते तो अलाउड हो जाते, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन था ही नहीं। अब आप पूछोगे कि फिर कॉन्ट्राडिक्शन और क्रॉस एग्जामिनेशन में फर्क क्या है? ध्यान से सुनो बेटा।
क्रॉस एग्जामिनेशन में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो, लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो सवाल पूछेगी कि क्या तुमने पुलिस को नहीं बताया था कि आसाराम से मिलती जुलती शक्ल है, क्या तुमने पुलिस को नहीं बताया था गैस लैंटर्न है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हुए, साधारण क्वेश्चन हुए, ये तो क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हुए। कॉन्ट्राडिक्ट करना अलग चीज है। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए अगर सवाल पूछने थे तो इस तरह से पूछने चाहिए थे कि बताओ मरने वाला व्यक्ति कौन था। अगर वो कहता कि भरत था, तब उससे ये पूछा जा सकता था कि तो फिर तुमने पुलिस को ये क्यों कहा कि मरने वाले व्यक्ति की शक्ल आसाराम से मिलती जुलती है ना? ये होता कॉन्ट्राडिक्शन। और यहीं पे स्टेटमेंट दिखा के उन्हें बताया जा सकता था कि देखो ये तुमने लिख के दिया है कि मरने वाले व्यक्ति की शक्ल भरत से मिलती जुलती है या आसाराम से मिलती जुलती है, फिर तुमने पुलिस को ऐसा क्यों कहा? ये हुआ कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरा जो गैस लैंटर्न पे सवाल था, सवाल ये नहीं पूछा जाना चाहिए था कि क्या तुमने पुलिस को बताया कि गैस लैंटर्न थे या नहीं। सवाल ये होना चाहिए था कि बताओ वहां पे गैस लैंटर्न थे, गैस लैंप्स थे। अगर वो कहता हाँ थे, तब ये पूछा जा सकता था फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया कि गैस लैंटर्न थे, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी तुमने क्यों छुपाई। ये होता कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन ओमिशन से भी होता है। 162 का एक्सप्लेनेशन जो है वो ये बताता है। हेंस क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन में पूछे नहीं गए थे और बिना कॉन्ट्राडिक्शन के 162 के अंदर जो स्टेटमेंट लिए वो यूज नहीं किए जा सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया और ये कहा कि जो जजमेंट है वो सही है, इन सभी लोगों को मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आई होप 162, 145 कॉन्ट्राडिक्शन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन समझ में आया होगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट किस केस की कहानी सुननी है। हैप्पी लर्निंग गाइस, टेक केयर।